हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस एसिड एंड बेस, अम्ल तथा क्षार, जिसके ऊपर आपको रीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। पिछली बार रीट के एग्जाम में पीएच के ऊपर सवाल पूछा गया था, तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। अब अपन पढ़ते हैं एसिड और बेस क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, अम्ल क्या होता है। ठीक है, एसिड वो होता है जो अनिल, याद रखें आप। ठीक है, अम्ल वो होता है जो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। दैट मीन्स अम्ल वो होता है जो नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस, लिटमस एक विलियन होता है, जो नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे वो कहलाता है अम्ल। एक प्रारंभिक परिभाषा ये होती है एक छोटे लेवल पे कि जो नीले लिटमस को लाल करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जबकि क्षार वो होते हैं जो लाल लिटमस को नीला करते हैं, यानी कि शालिनी। आप इसको ऐसे याद रखें, अनिल और शालिनी। शालिनी मीन्स क्षार, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, तो एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है कि अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षार बेस वो होते हैं जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, सब्सटेंस भी होते हैं, जो ना तो नीले लिटमस को लाल करते हैं बट फिर भी वो अम्ल होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो लाल लिटमस को नीला नहीं करते हैं फिर भी वो क्षार होते हैं। तो इसलिए अम्ल और क्षार की जो ये पहली जो परिकल्पना मानी जाती थी कि इस प्रकार से अम्ल और क्षार आप बता सकते हो, सही नहीं है। इसलिए अम्ल और क्षार के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, जिनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत, मैं आपको सारे सिद्धांत बताऊं तो सबसे पहला सिद्धांत दिया था आरिनियस ने, जिसे अपन कहते हैं आरिनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। आरिनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत, आरिनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद में कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हुई, कुछ चीजों के बारे में नहीं बता पाया, तो दूसरा सिद्धांत आया। दूसरे सिद्धांत का नाम था ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत या अम्ल क्षार सिद्धांत, एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद में अम्ल और क्षार सिद्धांत, अम्ल और क्षार के लिए एक और जो है सिद्धांत दिया गया, जिसका नाम था लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, लुईस एसिड बेस थ्योरी, अम्ल क्षार सिद्धांत। 10th लेवल पे ये तीन अम्ल क्षार सिद्धांत, यानी रीट लेवल पे ये तीन अम्ल क्षार सिद्धांत ही हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ पदार्थ होते हैं जिनको अपन इन तीनों से नहीं समझा पाते, तो उसके लिए नया अम्ल क्षार सिद्धांत दिया गया, जो था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, जिसे अपन बोलते हैं HSAB सिद्धांत। ठीक है, और पियर्सन सिद्धांत। ये अम्ल और क्षार सिद्धांत जो है सबसे लेटेस्ट कहलाता है, पियर्सन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। बट ये तीन जो है वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि अपने रीट लेवल पे यही सिद्धांत है। ये अपन नहीं पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड लेवल या अलग कॉलेज लेक्चरर, नीट लेवल पे अपन इसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से, आरिनियस एसिड बेस थ्योरी या आरिनियस एसिड बेस कंसेप्ट। नंबर 1, आरिनियस एसिड बेस कंसेप्ट। तो सबसे पहले आरिनियस ने बताया था कि अम्ल क्या होते हैं। तो इसने बताया कि अम्ल क्या होते हैं, तो आरिनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में H+ आयन, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन का त्याग करते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। दो सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन, हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। इसमें परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि जलीय विलयन अगर आपने नहीं लगाया तो ये फिर परिभाषा आरिनियस परिभाषा नहीं होगी, ध्यान रखना। आरिनियस तभी अम्ल और क्षार को समझा सकता है जब आप किसी पदार्थ को पानी में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे। तो आरिनियस के अनुसार कौन कौन अम्ल हैं, तो आरिनियस ने कुछ एग्जाम्पल बताए कि भाई ये सभी जो पदार्थ हैं वो अम्ल हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं, तो जैसे HCl, ठीक है, जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, या जैसे HClO4 पर क्लोरिक अम्ल,
HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr है ना, HF, ये सब जो है अम्ल होते हैं। और भी हैं कुछ जो अम्ल के रूप में होते हैं, जैसे HNO2 नाइट्रस अम्ल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब में केवल एक प्रोटॉन यानी एक H+ त्यागने की क्षमता है, इसलिए आर्नियस ने इनको बोला एक क्षारीकीय। ध्यान से सुनना वर्ड को, एक क्षारीकीय अम्ल। नाउ एक क्षारीकीय अम्ल मीन्स मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, तो वो एसिड यानी वो अम्ल जो एक प्रोटॉन या एक H+ का त्याग करते हैं। ठीक है, कोई भी अम्ल जितने H+ त्यागता है उसे अपन उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। ठीक है, अम्ल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन्स की संख्या या H+ की संख्या को बोलते हैं क्षारकता, बेसिसिटी। जितने H त्यागेगा उतनी उसकी क्षारकता होगी। ये सब एक H त्यागते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक क्षारीकीय अम्ल। कुछ होते हैं जो 2 H का त्याग करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल H2, आप इनके नाम भी साथ में चाहे तो लिख सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4, 2 H को त्यागता है ये। इसका मतलब जो 2 H त्यागते हैं वो कहलाते हैं द्विक्षारीकीय अम्ल। जैसे कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये सब अम्ल 2 H त्यागते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं द्विक्षारीकीय, द्विक्षारीकीय अम्ल। ऐसे अम्ल जो 2 H त्यागते हैं द्विक्षारीकीय अम्ल कहलाते हैं। 2 H त्यागने वाले द्विक्षारीकीय यानी कि डायाबेसिक एसिड। और कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो आर्नियस के अनुसार 3 प्रोटॉन त्यागते हैं, जैसे कि H3PO4। H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल 3 H त्यागता है, तो इसकी क्षारकता हो गई 3, इसे बोलते हैं त्रिक्षारीकीय, त्रिक्षारीकीय अम्ल, ट्रायाबेसिक एसिड। ठीक है, तो जो एक H त्यागते हैं एक क्षारीकीय, 2 H त्यागते हैं द्विक्षारीकीय, तीनों H त्याग देते हैं तो त्रिक्षारीकीय अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें अपवाद हैं जो आप जरूर ध्यान रखना, और मैं आपको बताऊंगा भी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अपवाद क्या है, जैसे मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊं। फर्स्ट है H3PO2, सेकंड है H3PO3 और थर्ड है H3PO4। ये फास्फोरस के 3 ऑक्सी अम्ल हैं। पहले वाले को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। दूसरे वाले को बोलते हैं, हाइपो हटा दीजिए, पीछे क्या बचा, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस अम्ल। और तीसरे के पीछे इक लगा दीजिए तो फॉस्फोरस की जगह हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरस के 3 ऑक्सी अम्ल हैं। अगर इन तीनों ऑक्सी अम्लों को देखा जाए तो तीनों में 3 H को दिखा रहा है ये, लेकिन जब त्यागने की बारी आती है तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल केवल अपना एक H+ ही त्यागता है। इसका मतलब ये एक क्षारीकीय होता है, मोनो बेसिक एसिड है। H3PO3 जो है फॉस्फोरस अम्ल अपने 2 H+ को त्याग देता है, इसका मतलब ये द्विक्षारीकीय अम्ल है, डाया बेसिक एसिड। और H3PO4 जैसा मैंने अभी आपको बताया ये त्रिक्षारीकीय अम्ल है, क्योंकि ये अपने तीनों H+ का त्याग कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी आप समझना, वैसे तो याद रखने वाली बात है। H3PO2 एक क्षारीकीय, H3PO3 द्विक्षारीकीय और H3PO4 त्रिक्षारीकीय ट्राया बेसिक एसिड होता है। अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज इनमें OH की जो संख्या है, OH मतलब जो ऑक्सीजन से रिलेटेड हाइड्रोजन होते हैं ना, वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। जैसे मैं आपको इनकी संरचना बना के बताऊं तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है ये, इसमें 2 बंध तो होते हैं pH बंध और एक बंध होता है OH बंध। तो जो pH बंध होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय मीन्स नॉन पोलर। ये जो pH बंध है ये नॉन पोलर, नॉन पोलर में आगे आपको पढ़ाऊंगा। वैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब विद्युत ऋणता का अंतर समान होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑलमोस्ट सेम, जैसे फास्फोरस और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है और लगभग विद्युत ऋणता समान होती है, तो ये बंध ध्रुवीय नहीं होता, यानी कि ये H जो है वो प्लस की फॉर्म में नहीं निकल सकता, ये H भी प्लस की फॉर्म में नहीं निकल सकता। लेकिन O और H की विद्युत ऋणता में बहुत ज्यादा अंतर होता है, इसलिए जो OH बंध का H है वो H प्लस की फॉर्म में रिलीज होता है और एक ही OH होने की वजह से ये एक क्षारीकीय अम्ल है। इसी तरह से H3PO3 जो है
उसमें 2 OH हो जाएंगे और एक pH बंद होगा। तो 2 OH हैं, इसका मतलब दोनों OH वाले जो H है वो ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज कर सकता है, इसलिए द्विक्षारिकीय अम्ल है। जबकि H3PO4 में तीनों के तीनों OH बंद ही होंगे, इसमें एक भी pH बंद नहीं होगा, इस वजह से तीनों OH से एक एक H रिलीज होगा, इस वजह से यह त्रिक्षारिकीय अम्ल कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कोई पूछ ले तो अपने पास सब चीजों के जवाब होने चाहिए, अच्छा कंपटीशन लेवल अगर अपन दे रहे तो। क्लियर। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। आरएनएस के अंदर एक एसिड आता है, मोस्टली बुक्स वगैरह में या स्टूडेंट्स के दिमाग में वो डाउट रहता है, और वो क्या है, वो है H3BO3। H3BO3 को बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। ठीक है, इसे बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा आरएनएस एसिड नहीं है, इसमें दिखा कितना रहा है, ये 3 H दिखा रहा है, इसका मतलब ये कितने H रिलीज करेगा, तो ध्यान रखना ये एक भी H रिलीज नहीं करता है। ये कौन सा अम्ल नहीं है, ये एक आरएनएस अम्ल नहीं है, ये आरएनएस अम्ल नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं है ना। H3BO3 में बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। मैं आपको बताऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, BOH होल थ्राइस। बोरिक एसिड इज नॉट द आरएनएस एसिड। होता क्या है, जैसे इसे पानी में अपन डालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे इसको पानी में ऐड किया, तो अष्टक पूरा नहीं होने की वजह से ये पानी से OH को जो है ले लेता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, ये पानी से एक OH ले लेता है, यानी कि BOH होल 4 बन जाता है, BOH होल 4 माइनस, OH माइनस ले लिया इसने, और जो H प्लस रिलीज होता है वो बोरिक एसिड का नहीं होता है, वो H प्लस इसमें से रिलीज होता है, वो H प्लस रिलीज होता है वाटर में से। ये जो H है ये वाटर का H है, बोरिक एसिड का नहीं है। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि बोरिक एसिड होता तो एक प्रोटॉन त्यागने वाला है, लेकिन ये आरएनएस अम्ल नहीं है। जो एक प्रोटॉन निकलता है वो वाटर में से निकलता है, बोरिक एसिड में से नहीं निकलता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, आंखों की सफाई करने में, आंखों के लिए ये एंटीसेप्टिक का काम करता है बोरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसिड से ही रिलेटेड है, आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी भी अम्ल की सामर्थ्य अगर देखनी हो, ठीक है, तो अम्ल की सामर्थ्य देखी जाती है उसके द्वारा त्यागे गए H प्लस से बनने वाले वियोजन स्थिरांक से। मैं क्लियर करता हूं, देखिए आप इसको। मान लीजिए एक अम्ल है जो त्रिक्षारिकीय है। ठीक है, त्रिक्षारिकीय का मतलब है अपने 3 प्रोटॉन को वो रिलीज कर सकता है। एक अम्ल है जो 3 प्रोटॉन रिलीज करता है, मान लीजिए वो H3PO4 है। ठीक है, H3PO4। जब H3PO4 अपना एक प्रोटॉन रिलीज करता है तो पीछे बचता है H3PO3 माइनस और एक H प्लस, सॉरी H2PO4 माइनस और एक H प्लस। ठीक है, एक प्रोटॉन इसने रिलीज किया। जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होता है, जो वियोजन स्थिरांक होगा इसका, उसे कहते हैं अपन Ka। Ka का मतलब होता है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। ठीक है, इसको टूटने में जो वियोजन स्थिरांक लगेगा वो Ka कहलाएगा। अब बात आती है तो H2PO4 -1 बचा, ये भी अभी भी एक प्रोटॉन त्याग सकता है, तो पीछे क्या बच जाएगा, HPO4 -2 और एक प्रोटॉन और रिलीज करेगा। मान लीजिए इसका वियोजन स्थिरांक है Ka2। इसी तरह से एक और इसमें H है, अगर वो भी रिलीज हो जाए, ये एक बहुप्रोटोनिक कह सकते हैं अपन, बहुप्रोटोनिक अम्ल है, मल्टी प्रोटोनिक एसिड। अगर ये भी H रिलीज करेगा तो पीछे बचेगा PO4 -3, एक H प्लस इसमें से भी त्यागेगा तो वियोजन स्थिरांक कहलाएगा Ka3। ध्यान से सुनना, आर्हेनियस यहां बोलते हैं कि अगर किसी अम्ल के एक से ज्यादा वियोजन स्थिरांक हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो, ठीक है, तो पहला वियोजन कांस्टेंट जो है, पहला जो वियोजन कांस्टेंट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, दूसरे का मान उससे कम होगा और तीसरे का मान सबसे कम होगा। ठीक है, K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 होगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? तो ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि पहला जो प्रोटॉन निकल रहा है वो निकल रहा है उदासीन अणु में से। यहां पर H3PO3 कैसा अणु है? उदासीन है। तो उदासीन न्यूट्रल होने की वजह से पहला प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा। तो Ka जितना आसानी से प्रोटॉन निकलता है ना, उसका वियोजन स्थिरांक इतना ही ज्यादा होता है।
लेकिन दूसरा प्रोटॉन किस में से निकल रहा है, नेगेटिव आयन ऋणायन में से निकल रहा है सेकंड प्रोटॉन। और अपन जानते हैं भाई प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, प्लस, और ऋणायन पे क्या है, माइनस, नेगेटिव आयन। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से ये दूसरा प्रोटॉन मुश्किल से निकलेगा, है ना। इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो दूसरा Ka2 कम हो जाएगा। तीसरी बार देखो अब क्या हुआ, माइनस चार्ज और बढ़ गया, तो इस प्रोटॉन को इस H प्लस और इस माइनस के बीच में और ज्यादा आकर्षण होगा और अट्रैक्शन होगा, तो तीसरा प्रोटॉन और मुश्किल से निकलेगा। इसका मतलब Ka3 और कम होगा। तो किसी बहु प्रोटोनिक अम्ल के अगर अलग अलग वियोजन स्थिरांक देखे जाएं तो सबसे ज्यादा वियोजन स्थिरांक होगा उसका Ka1, फिर Ka2, फिर Ka3। यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, जिस अम्ल का Ka का मान ज्यादा होगा, ठीक है, उसका pKa, ये इसका उल्टा होता है Ka का। अभी आप इतना ही समझ लीजिए आपके लेवल के अकॉर्डिंग कि ये इसका उल्टा होता है। जिसका Ka ज्यादा होता है उसका pKa, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, pKa बोलते हैं इसको, ये कम होता है। और जिसका pKa कम या Ka ज्यादा होता है उस अम्ल की सामर्थ्य, ठीक है, अम्ल की जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य, मैं प्रबल नहीं कहूंगा, उसकी सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे दो अम्ल है, मान लो एक का Ka कम है, एक का Ka ज्यादा है, तो जिसका Ka ज्यादा होगा वो प्रबल अम्ल होगा, दोनों में कंपैरिजन, ठीक है, और दूसरा वाला दुर्बल होगा। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूं। जैसे मान लीजिए दो अम्ल है, एक है Ha, एक है Hb, ठीक है। Ha जो है उसका pKa आपको दे रखा है, इसका pKa है 5, और Hb जो है उसका pKa आपको दे रखा है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक का जो है नेगेटिव लॉग pKa कहलाता है, वो दे रखा है 6। आपसे पूछ लिया कि इन दोनों में से स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, प्रबलता या सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी, अम्लीय सामर्थ्य। तो ध्यान रखना, जिसका pKa का मान कम होता है उस अम्ल की सामर्थ्य ज्यादा होती है। तो Ha का pKa कम है Hb से, इसका मतलब यहां पर Ha की एसिडिक स्ट्रेंथ Hb की एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, Ha स्ट्रॉन्गर देन Hb। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब आर्नियस के अनुसार अपन पढ़ते हैं बेस यानी कि क्षार क्या होते हैं। तो आर्नियस ने बोला कि भाई क्षार क्या होते हैं, इसी चीज को वापस रिपीट किया उसने कहा कि बेस यानी कि क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन इज कंपल्सरी वर्ड इन आर्नियस, ध्यान रखना, ये चूकना नहीं चाहिए। जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन, OH माइनस आयन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। तो अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन या H प्लस त्यागते हैं, और क्षार वो होते हैं जो OH माइनस आयन त्यागते हैं। आर्नियस के अनुसार क्षार भी 3 प्रकार के होंगे, एक अम्लीय क्षार, द्विअम्लीय क्षार और त्रिअम्लीय क्षार। ये भी 3 प्रकार के होंगे, एक अम्लीय, द्विअम्लीय और त्रिअम्लीय। मतलब वही OH कितने त्याग रहा है, जैसे NaOH या जैसे KOH या जैसे CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, या बात करें अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रो, ये सब एक OH त्यागते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन एक अम्लीय। आगे वर्ड आता है देखो, अम्लीय, एक अम्लीय क्षार। मैं आपको ये भी बताता हूं ये क्यों आता है। एक क्षारिकीय क्यों आता है अम्ल के आगे, है ना। तो उसका मतलब यह है कि अगर एक तुल्यांक अम्ल का है तो वो एक तुल्यांक क्षार के साथ में पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है। वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो एक क्षारिकीय अम्ल कहलाता है। या यूं कहते हैं अपन कि इसको उदासीन करने के लिए, जैसे NaOH है, इसके 1 मोल को उदासीन करने के लिए HCl का 1 मोल ही लगेगा, तो ऐसे को बोलते हैं अपन एक अम्लीय क्षार। इसी प्रकार से द्विअम्लीय क्षार कौन से होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ये 2 OH रिलीज करते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं द्विअम्लीय डाया एसिडिक बेस, द्विअम्लीय क्षार। और कुछ होते हैं जो अपने 3 OH को रिलीज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या गैलियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ये कहलाता है त्रिअम्लीय क्षार, क्योंकि ये अपने तीनों OH को रिलीज करता है। तो आर्नियस के अनुसार अम्ल 3 प्रकार के होते हैं और क्षार भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्षार में भी जिस प्रकार से अम्ल में क्या आया भैया, वियोजन स्थिरांक,
और अम्ल का वियोजन स्थिरांक अपन बोलते हैं Ka। वैसे ही क्षार के भी वियोजन स्थिरांक होंगे, लेकिन उसको बोलेंगे Kb। Kb का मतलब हो गया बेस। क्रम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। मान लीजिए कोई त्रिअम्लीय क्षार है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH होल थ्राइस। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 3 वियोजन स्थिरांक हैं। पहला है Kb1, दूसरा है Kb2 और तीसरा है Kb3। ये इसके 3 वियोजन स्थिरांक है। पहला OH निकलेगा, दूसरा निकलेगा और फिर तीसरा निकलेगा। तो इनका क्रम क्या होगा, ध्यान रखना, Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2 इज ग्रेटर देन Kb3। कारण मैंने आपको बताया है, सेम वही कारण आपको यहां लगाना है। ठीक है, सेम वही कारण। भाई पहला OH निकलेगा, जैसे मान लीजिए इसमें से एक OH निकला तो पीछे AlOH होल ट्वाइस प्लस बनेगा, और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, जिसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी, इसलिए दूसरे का मान कम हो जाएगा, तीसरे का मान और भी कम हो जाएगा। ठीक है, और क्षारों में भी वही है कि जिसका Kb का मान ज्यादा है, Kb मतलब क्षार का वियोजन स्थिरांक, जिसका Kb ज्यादा है उसका pKb क्या होगा, कम होगा। Kb ज्यादा pKb कम, और जिसका pKb कम होगा या Kb ज्यादा होगा उस क्षार की सामर्थ्य ज्यादा होगी। ठीक है, उस क्षार की सामर्थ्य दूसरे से, स्ट्रेंथ जो है उसकी, वो दूसरे क्षार से ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये था आर्नियस का अम्ल क्षार का सिद्धांत। लेकिन आर्नियस के अम्ल क्षार के सिद्धांत में क्या रह गई थी, कुछ त्रुटियां कह दो या कमियां कह दो, जिनको अपन बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्नियस कंसेप्ट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा कि इसमें से किसे आर्नियस के अम्ल क्षार के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो लिमिटेशन क्या है आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट की, आर्नियस अम्ल क्षार अवधारणा की। तो 3 लिमिटेशन आप ध्यान रखना। सबसे पहली अवधारणा क्या है, सबसे पहली कमी क्या है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां, ठीक है, या सीमाएं कह दो आप इसको। तो पहली कमी क्या है कि यह सिद्धांत जो है वो अम्ल और क्षार की व्याख्या तो करता है, लेकिन यह सिद्धांत केवल कौन से माध्यम में, जलीय माध्यम में ही अम्ल और क्षार को समझाता है। जलीय माध्यम में अम्ल तथा क्षार, एसिड और बेस की व्याख्या करता है। दैट मीन्स इट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप उससे पूछ लें कि भाई ड्राई HCl क्या है, अगर आप आर्नियस से पूछ लें कि शुष्क HCl, ड्राई HCl क्या है, तो ड्राई HCl का जो व्यवहार है, क्योंकि ड्राई मतलब क्या, आपने इसको पानी में डिसॉल्व नहीं किया, ड्राई HCl का क्या व्यवहार होगा, तो आर्नियस सिद्धांत इसे नहीं समझा सकता। केवल HCl के अम्लीय व्यवहार को तभी समझा सकता है जब आप उस HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे अम्ल भी होते हैं जिनमें जिनमें कोई H+ नहीं होता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे PCl5 है, या जैसे SF6 है, या जैसे IF7 है। आप देखिए इनमें H+ नहीं है, मतलब ये H+ नहीं त्याग सकते हैं, बट ये सब क्या है, अम्ल है। तो इनको अपन आर्नियस के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते, कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द आर्नियस कंसेप्ट। इन्हें अपन आर्नियस के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते। तीसरा, कुछ ऐसे क्षार होते हैं जिनमें OH नहीं होते हैं, है ना, या OH होते हुए भी वो H+ त्यागते हैं। यूं कैसे हो, OH होते हुए भी H+ त्यागते हैं, या OH होते ही नहीं है उनमें, फिर भी वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जैसे देखो NH3 अमोनिया, कोई OH नहीं है इसमें। एमीन्स होती है RNH2 एमीन्स, जिसका नामकरण वगैरह मैं आपको IUPAC पढ़ाते वक्त बताऊंगा। RNH2 ईथर होता है ROR, ईथर, इसे अपन ईथर बोलते हैं। ROR, R का मतलब कोई भी समूह है, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी लगा सकते हैं अपन। अब ये सब क्या है, ये सब क्षार है, लेकिन इनमें कोई भी OH नहीं है, ये सब बेस है। क्षार है लेकिन OH नहीं है, इसका मतलब इनको भी अपन आर्नियस कंसेप्ट से नहीं समझा सकते। तो आर्नियस के सिद्धांत की सीमाएं क्या है, ये आर्नियस के सिद्धांत की सीमाएं हैं। और चौथी सीमा क्या है कि ये कंपैरिजन भी नहीं कर सकता, तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते कि कौन सा अम्ल प्रबल होगा और कौन सा अम्ल दुर्बल होगा। मतलब इससे अपन अम्ल और क्षार का जो है तुलनात्मक अध्ययन, अम्ल और क्षार का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कौन सा एसिड
प्रबल होगा, कौन सा एसिड दुर्बल होगा, इसके बारे में आर्हेनियस का सिद्धांत कोई व्याख्या नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन एग्जाम। सेकेंड कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड और लॉरीज एसिड बेस कंसेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कहता है, यह है सेकेंड बी, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में सवाल इसी में से पूछे जाते हैं। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में इसमें से सवाल जो है आपको पूछा जा सकता है। 10th लेवल की बुक में भी ये दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कहा, तो सबसे पहली बात, ये जो सिद्धांत है इसे अपने एक और नाम देते हैं, इसे प्रोटॉन, इसे प्रोटॉन दाता ग्राही, प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। डोनर एक्सेप्टर थ्योरी मीन्स प्रोटॉन देने और लेने की बात होगी इसमें, इसलिए इसे प्रोटॉन दाताग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहा ब्रॉन्स्टेड ने, तो सबसे पहली बात, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो H+ आयन, H+ का मतलब है यहां पर प्रोटॉन, ठीक है, H+ का मतलब है हाइड्रोजन आयन नहीं, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन H+ प्रोटॉन हर एक में होते हैं, तो H+ यानी प्रोटॉन त्यागता है, जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो कहलाते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि कंफ्यूज मत होना, लास्ट तक जाते जाते पूरी कंफ्यूजन दूर होगी इसकी, तो साथ में बने रहना। इसको देखें, प्रोटॉन त्यागता है, ठीक है, और उसने ये भी बोला कि जब वो प्रोटॉन त्याग देता है तो प्रोटॉन के त्यागने के बाद, प्रोटॉन त्यागने के बाद जो चीज बचती है उसे कहते हैं संयुग्मी क्षार। ठीक है, इसने कहा कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, जो भी प्रोटॉन त्यागता है, प्रोटॉन त्यागने के बाद कंजुगेट बेस संयुग्मी क्षार बनाता है। ठीक है, जैसे HCl, HCl क्या है, एसिड है, HF क्या है, एसिड है, अम्ल है। इसके अनुसार आपको क्या देखना है, इसमें ध्यान से सुनना, इस वर्ड को, इस लाइन को गांठ बांध लेना, आपको सिर्फ H देखना है, अगर उसमें H है तो वो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार अम्ल है। ठीक है, सिर्फ H देखने हैं, लाइक HNO3 एक ब्रॉन्स्टेड अम्ल है, H2SO4 एक ब्रॉन्स्टेड अम्ल है, HSO4-1 भी ब्रॉन्स्टेड अम्ल है, क्योंकि अभी भी इसमें H मौजूद है, आपको सिर्फ H देखना है। ठीक है, H ध्यान रखना। जैसे अमोनिया, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार अमोनिया क्या है, अम्ल है, इसमें H है। ब्रॉन्स्टेड के अनुसार NH2- क्या है, अम्ल है, क्योंकि इसमें भी प्रोटॉन है। ब्रॉन्स्टेड के अनुसार NH-2 क्या है, अम्ल है, क्योंकि अभी भी प्रोटॉन है। ब्रॉन्स्टेड के अनुसार H2O भी एक अम्ल है, OH- भी एक अम्ल है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, H+ है। H3O+ क्या है, H3O+ भी एक अम्ल है। CH4 क्या है, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार CH4 भी एक अम्ल है। हाँ, कहीं कंफ्यूज मत होना, आप लास्ट तक जाते इस टॉपिक को कंप्लीट क्लियर कर देंगे अपन। ठीक है, ये सब अम्ल हैं। इसने कह दिया कि जिसमें भी प्रोटॉन हो वो अम्ल है। और क्या करता है अम्ल, इसने कहा कि जो भी अम्ल होता है वो अपना प्रोटॉन रिलीज करता है, और प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो बची हुई चीज होती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षार। तो इसके अनुसार HCl अगर एक एसिड है तो Cl- जो बचा हुआ है उसे कहेंगे अपन कॉन्जुगेट बेस, यानी कि संयुग्मी क्षार। तो Cl- HCl का संयुग्मी क्षार है। ठीक है, इज इट क्लियर। H+ त्यागने के बाद बची हुई चीज कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड के अनुसार क्षार क्या होते हैं, ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार बेस क्या होते हैं, तो पॉइंट नंबर 2, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड क्षार। इसी का उल्टा कर दो, ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो प्रोटॉन त्यागते हैं वो अम्ल होते हैं, तो जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार जो H+ का मतलब अभी भी यहाँ पे उसी से है, किससे, प्रोटॉन से। तो जो प्रोटॉन त्यागने की जगह क्या करते हैं,
जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, दो सब्सटेंस विच गेन और विच टेक द प्रोटॉन आर कॉल्ड बेस, उन्हें अपन बेस यानी क्षार कहते हैं। तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं। और इसने क्या कहा कि जो प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है क्षार, जब प्रोटॉन को जब ग्रहण कर लेता है तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड। तो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद में जो चीज बनेगी उसे अपन कॉन्जुगेट एसिड यानी कि संयुग्मी जो है अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला होता है, काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है टॉपिक। तो ध्यान से देखो, कौन ग्रहण करेगा प्रोटॉन, आप बताइए। प्रोटॉन ग्रहण कौन करेगा? जो प्रोटॉन त्यागने के बाद बची हुई चीज होगी। जैसे Cl- ने HCl ने प्रोटॉन त्यागा तो Cl- ने वापस क्या कर सकता है? Cl- वापस ये प्रोटॉन ले सकता है ना। इसका मतलब इन सब में से अगर मैं प्रोटॉन निकाल के लिख दूं तो प्रोटॉन निकालने के बाद जो बची हुई चीज होगी वो क्षार होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं, एग्जाम्पल क्या हुए, Cl- है ना, HCl से HF, F- वापस प्रोटॉन ले सकता है ना ये। HNO3 तो मैं लिख सकता हूं NO3-1 वापस प्रोटॉन ले सकता है। H2SO4 तो मैं लिख सकता हूं HSO4-1। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। HSO4-1 मैंने यहां पर भी लिखा है और HSO4-1 मैंने यहां पर भी लिखा है। ये अपन आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रोटॉन वापस ले भी तो सकता है, त्याग भी सकता है, एक है इसके पास, और ले भी सकता है, क्योंकि ये माइनस है, संयुग्मी जो है क्षार बना हुआ है, संयुग्मी क्षार बना हुआ है। जैसे H2O क्या है? ब्रोंस्टेड के अनुसार ये एक क्षार है। ब्रोंस्टेड के अनुसार अमोनिया क्या है? अमोनिया एक क्षार है। कंफ्यूज मत हो ना, यहां पर भी दो बार मैंने लिखा है, यहां पर भी मैंने H2O को लिखा है, देखिए, और NH3 को लिखा है साथ में। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो न केवल प्रोटॉन त्याग सकती है बल्कि प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकती है ना, जो अम्ल और क्षार दोनों का काम कर सकती है। जैसे अमोनिया प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है ना, NH3 से NH4+ भी बन सकता है, H2O से H3O+ भी बन सकता है, OH- वापस प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है ना, OH- प्रोटॉन ले सकता है वापस। तो ब्रोंस्टेड ने ये बोला कि भाई जो भी संयुग्मी क्षार जो अपन ने वहां बनाया है वो वापस से प्रोटॉन लेकर क्या बना सकता है, जो चीज बनाएगा उस चीज को अपन कहेंगे संयुग्मी अम्ल। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, बेस जो है वो प्रोटॉन गेन करते हैं और कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल को और ज्यादा क्लियर करने की। तो क्लियरली मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये कंसेप्ट जो है वो अभिक्रियाओं पर आधारित है ना। किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का व्यवहार अम्ल होगा या क्षार होगा, ये अपन इस कंसेप्ट से बता सकते हैं। अकेला मैं खाली HCl अकेला मैं खाली NH3 लिख दूं और आपको बोल दूं कि ये क्या है, तो आप नहीं बता सकते कि ये ब्रोंस्टेड अम्ल है या ब्रोंस्टेड क्षार है। लेकिन जब अमोनिया किसी के साथ अभिक्रिया करेगा, ध्यान से देखो, जैसे NH3 लिखा मैंने प्लस मैंने लिखा HCl, अब आप बता सकते हो कि अमोनिया का व्यवहार क्या होगा, क्योंकि अब आप आगे के प्रोडक्ट बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ क्या बना, मान लीजिए यहाँ बना NH4+ और यहाँ बना Cl-1। अब आप बता सकते हो कि NH3 ने NH4+ बनाया, मतलब NH3 ने एक प्रोटॉन क्या किया, ग्रहण किया। तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला ये क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रहण करने वाला ये क्षार हो गया, और ये प्रोटॉन दे रहा है, Cl- बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, HCl अम्ल हुआ। अगर ये क्षार है तो इस क्षार से बनने वाली चीज को अपन क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल। तो NH4+ अम्ल हुआ, और HCl अगर अम्ल है तो इससे बनने वाली चीज क्या होगी, संयुग्मी क्षार। अब आप ब्रोंस्टेड लॉरी को यूज कर सकते हो, मतलब जब कोई अभिक्रिया होती है तब आप ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट से अम्ल और क्षार को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे अमोनिया का व्यवहार क्या है, क्षार है। जरूरी नहीं है कि कुछ अभिक्रियाओं में इसका व्यवहार अम्ल का भी हो सकता है। जैसे मैं वापस से बताऊं आपको, सपोज दैट NH3+ H2O, ये कोई एक अभिक्रिया हो रही है अमोनिया और पानी की। ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या हुआ, H2O ने प्रोटॉन अमोनिया को दिया या अमोनिया ने प्रोटॉन H2O को दिया, तो क्या बना, NH2-, इसने अपना प्रोटॉन इसको दिया, और ये क्या बना, H3O+। H2O ने प्रोटॉन ग्रहण किया, H3O+, और NH3 ने प्रोटॉन त्यागा तो NH2-। अब आप देखो, NH3 से NH2- बन रहा है, मतलब प्रोटॉन त्याग रहा है। प्रोटॉन त्यागने का मतलब अब अमोनिया का व्यवहार क्या हुआ, अम्ल। H2O का व्यवहार क्या हुआ, क्षार। अगर ये अम्ल है तो NH2- क्या हुआ इसका, संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये बेस है तो H3O+ क्या हुआ, कॉन्जुगेट
एसिड है, संयुग्मी अम्ल। ना आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक, है ना, कि अम्ल और क्षार में कोई भी जो है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं सब्सटेंस जो अम्ल का व्यवहार भी दर्शाते हैं और क्षार का व्यवहार भी दर्शाते हैं। डिपेंड करता है कि किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो जैसे NH3 है, या जैसे HSO4 माइनस है, या जैसे H2 है, ये अम्ल का भी व्यवहार दर्शा सकते हैं और क्षार का भी व्यवहार दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले टर्न पे अपन इसको और आगे डिस्कस करेंगे और इसके साथ में अभी जो है पीएच कैसे ज्ञात करते हैं और लुईस कंसेप्ट क्या है ये अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।